नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं अगस्त 2023 की मंथली मैगज़ीन, और मंथली मैगज़ीन में जो हम पढ़ेंगे आज का सेकंड टॉपिक वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये हमारा आज का टॉपिक है। प्रथम टॉपिक को जो है हम पढ़ चुके हैं, राज व्यवस्था एवं शासन को हमने पढ़ा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। पेज संख्या 30 के आसपास हमें ये मिलेगा। तो ये है हमारा सेकंड टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस। पहला है भारत ग्रीस, इंडिया ग्रीस। ग्रीस क्या है, कहाँ है, क्या है, किस तरह से रिलेशन इस सुर्खियों में है, क्यों है, किस वजह से हैं, तो हमें ये समझना है। हाल ही में 4 देशों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ग्रीस की राजकीय यात्रा की। 4 दशकों में, क्षमा कीजिएगा, 4 दशकों मतलब 40 वर्षों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर में जो है ग्रीस की राजकीय यात्रा की। राजकीय यात्रा ये ग्रीस की यहाँ पर है। ग्रीस क्या है, देखिए, भारत व ग्रीस दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने तथा राजनीतिक, रक्षा एवं आर्थिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। इस यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री को ग्रीस के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री की यात्रा के मुख्य परिणाम: भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ग्रीस का स्वागत किया। साथ ही भारत ने कहा कि वह आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन में ग्रीस के शामिल होने के प्रति आशान्वित हैं। CDRI यानी कि कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। दोनों देश प्राचीन स्थलों के संरक्षण और सुरक्षा के संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देने तथा यूनेस्को के भीतर सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कार्यबल के मुक्त आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए आवागमन और प्रवासन साझेदारी समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने पर सहमति बनी है। आवागमन और प्रवासन साझेदारी समझौता, तो आवागमन मीन्स मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। भारत के लिए ग्रीस का महत्व: वैश्विक मंचों पर समर्थन। ग्रीस ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह मतलब न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप्स NSG में भारत की सदस्यता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन किया है। भू राजनीतिक संबंध महत्व देखें भारत के लिए ग्रीस का, तो भू राजनीतिक महत्व ये है कि ग्रीस और आर्मेनिया के साथ भारत के संबंध एक उभरती हुई तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान सैन्य दूरी के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इन संबंधों के जरिए भारत इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति को प्रतिसंतुलित कर सकता है। उल्लेखनीय है कि तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान सैन्य दूरी को सामान्यतः 3 ब्रदर्स के रूप में माना जाता है। भूसामरिक: ग्रीस की सीमा भूमध्य सागर से लगती है, जो 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैला हुआ है। इस प्रकार ग्रीस के साथ भारत के मजबूत संबंध भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारत की पहुंच को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो ग्रीस की सीमा जो है भूमध्य सागर से लगती हैं, ठीक है। यूरोपीय बाजार तक पहुंच: भारत ग्रीस के पीरियस बंदरगाह के माध्यम से मुंबई और यूरोपीय मुख्य भूमि के बीच एक मल्टी मॉडल लिंक स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं। इससे यूरेशियाई बाजारों में भारत की वस्तुओं की तेजी से शिपमेंट संभव हो सकेगी। यह G20 शिखर सम्मेलन 2023 में नव घोषित भारतीय मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का भी हिस्सा है।
इस गलियारा का विवरण करंट अफेयर्स के सितंबर 2023 के अंक में प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, तो भारत G20 शिखर सम्मेलन 2023 में नव घोषित मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारा। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। भारत और मिडल ईस्ट जो यूरोप है, मिडल ईस्ट यूरोप, इंडिया एंड मिडल ईस्ट यूरोप का आर्थिक गलियारा जो है उसका विस्तार से विवरण जो है आपको अगली मैगजीन में मिल जाएगा। तो ये है, देखिए इधर इंडियन ओशियन, इधर मतलब ये इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन ऊपर एशिया हो गया, एशिया के बाद इधर अफ्रीका हो गया और ऊपर यूरोप हो गया। यूरोप और इन तीनों के बीच में जो है जो ये मेडिटेरियन सी जो है इसी से सब लगती है इसकी सीमाएं। ये है ग्रीस। ग्रीस को समझेंगे, इसका स्थिति भी समझेंगे। देखिएगा, ऊर्जा केंद्र भूमध्य सागरीय क्षेत्र में तेल 1.3 बिलियन बैरल और गैस 112 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के विशाल भंडार मौजूद हैं। इन संसाधनों के जरिए भारत अपनी बढ़ती ऊर्जा की मांग को पूरा कर सकता है और अपनी ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि कर सकता है। ग्रीस में सूर्यताप की प्रचुर मात्रा है और इसकी मजबूत पवन ऊर्जा क्षमता विद्युत उत्पादन के लिए पर्याप्त अप्रयुक्त अवसर प्रस्तुत करती है। रक्षा और सुरक्षा की बात करें तो ग्रीस का रक्षा व्यय 2019 में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह 2022 में बढ़कर 8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। इस प्रकार यह भारत के रक्षा निर्यात के लिए एक संभावित बाजार सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा भारत और ग्रीस ने भूमध्य सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भी भाग लिया है। साथ ही इस वर्ष बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास एनियोकोस 2023 में भाग लिया है। एनियोकोस के बारे में जानेंगे। भारत ग्रीस संबंधों से जुड़ी चिंताएं क्या है? द्विपक्षीय संबंधों में कमी ये एक चिंता है। दोनों देशों के मध्य पिछले 4 दशकों से उच्च स्तरीय वार्ता की अनुपस्थिति के परिणाम स्वरूप मजबूत रणनीतिक संबंध विकसित नहीं हो पाए हैं। दूसरी, चीन की उपस्थिति। चीनी स्वामित्व वाली शिपिंग कंपनी कोस्को की पीरियस बंदरगाह में लगभग 60% हिस्सेदारी है। यह कंपनी बंदरगाह के माध्यम से भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं और व्यापार के अवसरों में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। तीसरा है कम व्यापार और निवेश। ग्रीस के साथ भारत के व्यापार संबंधों को सीमित व्यावसायिक अवसरों, अपर्याप्त निवेश एवं पूंजी प्रवाह, निर्यात को बढ़ावा देने में सक्षम उद्यमों की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है, इसको हम समझेंगे। इससे पहले हमें समझना चाहिए भारत ग्रीस संबंधों के अन्य पहलू। ऐतिहासिक संबंध भी हैं हमारे। चाणक्य की कृति अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज नामक ग्रीक राजदूत था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य और ग्रीस के मध्य व्यापारिक संबंधों का प्रमाण उत्खनन से प्राप्त सिक्कों और साहित्यिक स्रोतों से भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि गांधार कला भी भारतीय और यूनानी ग्रीक तत्वों का मिश्रण है। राजनीतिक देखें तो भारत और ग्रीस के बीच राजनयिक संबंध 1950 में स्थापित हुए थे। ग्रीस ने 1950 में दिल्ली और भारत ने 1978 में एथेंस में अपना दूतावास खोला था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो दोनों पक्षों ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर समझौते पर पुष्टि की है। इस समझौते का उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समानता और परस्पर लाभ के आधार पर सहयोग को बढ़ाना तथा एक दूसरे का समर्थन प्रदान करना है। ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती हैं? तो ऐसे में आगे की राह संबंधों को मजबूत करना। ग्रीस और साइप्रस दोनों यूरोपीय संघ के सदस्य देश हैं। ग्रीस और साइप्रस दोनों ही किसके हैं? यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं। ये दोनों देश ग्रीस और साइप्रस यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच एक सेतु के रूप में कार्य कर सकते हैं। अतः इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत को तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। विकासात्मक सहयोग देखें तो भारत अपनी लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार कर सकता है। इसके अलावा चीन की उपस्थिति से निपटने के लिए भारत अपनी सॉफ्ट पावर और प्रवासी भारतीयों की मदद ले सकता है। साथ ही चीन की ऋण जाल कूटनीति का विकल्प प्रदान कर सकता है। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देना। दोनों देश संयुक्त विपणन अभियानों और बेहतर हवाई संपर्क सहित पर्यटन को बढ़ाने के प्रयासों पर सहयोग कर सकते हैं। ग्रीस भारतीयों के बीच एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है।
समुद्री सहयोग देखें तो सूचना साझाकरण और संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सहित समुद्री सुरक्षा पर सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अगली हमारी जो है खबर वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स देखिए क्यों सुर्खियों में है। सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में दक्षिणी अफ्रीका द्वारा जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जोहान्सबर्ग में। ठीक है, ये शिखर सम्मेलन 2019 में कोविड-19 महामारी के बाद व्यक्तिगत भागीदारी से किया गया पहला सम्मेलन था, कोविड-19 महामारी के बाद में। ठीक है, ये हाल ही में वहाँ पर हुआ था, तो ये पहला सम्मेलन था। अन्य संबंधित तथ्य देखें तो दक्षिणी अफ्रीका शिखर सम्मेलन के लिए चुना गया विषय था ब्रिक्स और अफ्रीका। ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं अभी जानेंगे। पारस्परिक रूप से इसका विषय क्या था इस ब्रिक्स सम्मेलन का, कि ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से तेज समृद्धि, सतत विकास तथा समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअल एक्सलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। दक्षिणी अफ्रीका ने इस सम्मेलन में ब्रिक्स के स्थायी सदस्यों के अलावा अफ्रीकी संघ AU के सभी 55 सदस्यों तथा एशिया, दक्षिणी अमेरिका और लघुद्वीपीय राष्ट्रों के लगभग 20 अन्य नेताओं को भी आमंत्रित किया है, जो ब्रिक्स सम्मेलन के इतर अन्य वैश्विक सत्रों और मंचों पर ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ब्रिक्स की बात करें, उत्पत्ति के समूह की अवधारणा 2000 के दशक की शुरुआत में गोल्डमैन सैक्स पेपर में रखी गई हुई थी। इसमें ऐसे देशों को शामिल किया गया था जिनकी अर्थव्यवस्था 7 सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद थी, जो G7 में शामिल नहीं थे। ब्रिक देशों ने 2006 में अपनी वार्ताएं शुरू की। वर्ष 2010 में साउथ अफ्रीका के शामिल होने से ब्रिक्स समूह हो गया था। 2010 में साउथ अफ्रीका को शामिल किया था, पहले ये ब्रिक था और अब ये ब्रिक्स हो गया है। हिस्सेदारी देखें तो इसमें वैश्विक आबादी, वैश्विक GDP और वैश्विक व्यापार तीनों के अलग अलग प्रतिशत हैं। वैश्विक आबादी में ये 41% के हिस्सेदार हैं, वैश्विक GDP में 24% के और वैश्विक व्यापार में 16% के हिस्सेदार हैं। सदस्यों की बात करें तो B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया और C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। तो ये है ब्रिक्स। ब्रिक्स द्वारा शुरू की गई मुख्य पहलें और प्रमुख उपलब्धियां देखें। ब्रिक्स देशों ने 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB को संस्थागत रूप दिया था। ठीक है, ब्रिक्स द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण पहले प्रमुख उपलब्धियों में दूसरी हैं, सदस्यों को अल्पकालिक तरलता सहायता प्रदान करने के लिए ब्रिक्स ने आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था यानी कि कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट CRA की शुरुआत की है। संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण हेतु टीकों के लिए ब्रिक्स अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना की गई है। ब्रिक्स निवेश और व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2022 में ब्रिक्स देशों के बीच कुल $162 अरब का व्यापार हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के परिणाम जाने तो ब्रिक्स का विस्तार, इसके अलावा जोहान्सबर्ग सेकंड घोषणा, 3 स्तंभ, इसके अलावा रणनीतिक साझेदारी, इसके अलावा स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर जोर, ये सब चीज़ों पर वार्ता हुई है। समझेंगे एक एक करके विस्तार से प्रत्येक चीज़ को। तो ब्रिक्स का विस्तार देखें तो ब्रिक्स ने अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इसके अलावा सऊदी अरब, इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात का संगठन में पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है और मिस्र जो है इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? मिस्र की राजधानी, एक सेकंड रुकिएगा मैं अभी बताता हूँ। मिस्र की राजधानी कायरो और इथियोपिया की जो राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी एडिस अबाबा। और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की राजधानी मुझे नहीं पता। सऊदी अरबिया की राजधानी क्या हो जाएगी और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या होगी ये भी नहीं पता है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे एशिया को पढ़ेंगे विस्तार से, इनके बारे में जानेंगे। अगर इनके बारे में और आगे बात की जाए तो ये देश 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के आधिकारिक रूप से पूर्ण सदस्य बन जाएंगे। 1 जनवरी 2024 से बनेंगे, 1 जनवरी 2024 से बनेंगे। जोहान्सबर्ग द्वितीय घोषणा, ये वैश्विक आर्थिक
वित्तीय और राजनीतिक मामलों पर ब्रिक्स देशों के महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों को शामिल करता है। 3 स्तंभ की बात इसमें की गई है। ब्रिक्स सदस्यों ने पारस्परिक रूप से लाभकारी ब्रिक्स सहयोग को निम्नलिखित 3 स्तंभों के तहत मजबूत करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया है। पहला इसमें स्तंभ है राजनीतिक और सुरक्षा, दूसरा आर्थिक और वित्तीय, पहला राजनीतिक और सुरक्षा पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, दूसरा इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, तीसरा सांस्कृतिक और लोगों के बीच परस्पर सहयोग कल्चरल एंड रिलेशनशिप बिटवीन पीपल या म्यूचुअल रिलेशन कह सकते हैं इसको। रणनीतिक साझेदारी, ब्रिक्स देशों ने वैश्विक शांति को बढ़ावा देने के लिए अधिक प्रतिनिधित्वकारी एवं निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण करने, एक मजबूत और सुधार से प्रेरित बहुपक्षीय प्रणाली को स्थापना करने, मजबूत सुधार से प्रेरित एक बहुपक्षीय प्रणाली की स्थापना करने, संधारणीय विकास एवं समावेशी समृद्धि जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और या केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों को स्थानीय मुद्राओं, भुगतान साधनों और प्लेटफॉर्म्स के मुद्दे पर विचार करने का कार्य सौंपा गया है। संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर जोर देखें तो पहली बार एक वक्तव्य में कहा गया है कि ब्रिक्स देश अपनी सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधार का समर्थन करते हैं। भारत के प्रस्ताव देखें तो अंतरिक्ष सहयोग, इसमें एक तो भारतीय प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स सम्मेलन अंतरिक्ष अन्वेषण संघ की स्थापना का आह्वान किया है। ये संघ वैश्विक कल्याण के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान और मौसम की निगरानी पर ध्यान केंद्रित करेगा। ब्रिक्स पहले से ही ब्रिक्स उपग्रह समूह पर कार्य कर रहा है। ठीक है, ब्रिक्स उपग्रह समूह पर कार्य कर रहा है। G20 में शामिल करना, जैसे भारत ने सभी ब्रिक्स देशों और अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ब्रिक्स को भविष्य के लिए तैयार करना, भारत ने ब्रिक्स को भविष्य की आवश्यकताओं के लिए तत्पर संगठन बनाने हेतु शिक्षा, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया है। भारत ने अपनी विकास यात्रा में एक दूसरे का पूरक बनने के लिए कौशल मानचित्रण के प्रयोग का भी प्रस्ताव रखा है। भारत द्वारा समर्थित अन्य प्रस्ताव, ब्रिक्स के 5 देशों के बीच बड़ी बिल्ली प्रजाति के संरक्षण की कोशिशों को बढ़ावा देना। भारत के द्वारा समर्थित अन्य प्रस्ताव में एक तो बड़ी बिल्ली की प्रस्ताव का मतलब है बाघ और ये चीता और ये इस तरह से टाइगर, इनके शायद बड़ी बिल्ली का मतलब ये चीता का कह रहे होंगे। ब्रिक्स बिजनेस फोरम के दौरान लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने की वकालत की गई है। पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक कोष का निर्माण करना आदि। अब देखें भारत ब्रिक्स के विस्तार का महत्व देखें तो भू राजनीतिक और भू आर्थिक विस्तार, यह विस्तार ब्रिक्स के भीतर भू राजनीतिक और आर्थिक एजेंडे के बीच बढ़ते सहयोग का प्रतीक है। शामिल किए गए देश विश्व के महत्वपूर्ण व्यापार चौक पॉइंट्स जैसे स्वेज नहर, हार्मुज जल संधि, बाबल मंदेब जल संधि के पास अवस्थित प्रमुख वैश्विक तेल उत्पादक देश हैं। ठीक है, तो ये स्वेज नहर है, हार्मुज जल संधि है, बाब अल मंदेब जल संधि है, इन सब की आसपास विद्यमान है। हार्मुज, बाब अल मंदेब, स्वेज नहर, इन सब के चेक पॉइंट्स जो हैं वो इस ब्रिक्स में ही सम्मिलित हैं। तो वे ब्रिक्स के विस्तार का महत्व है। अब देखें आगे, तो शामिल किए गए देश विश्व के महत्वपूर्ण व्यापार के पास अवस्थित हैं, प्रमुख वैश्विक तेल उत्पादक देश हैं। अवसंरचनात्मक संपर्क की बात करें तो ब्रिक्स के विस्तार से आर्थिक और लोगों के बीच आपसी संपर्क के नए आयाम खुलेंगे। भारत, ईरान और रूस पहले से अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा विकसित कर रहे हैं। अफ्रीका का विकास देखें तो 2 अफ्रीकी देशों को शामिल करने से अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र के माध्यम से अफ्रीकी देशों के एकीकरण, विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए चल रहे प्रयासों को मजबूती मिलेगी। वैश्विक शांति, मध्य पूर्व के 4 देशों मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के शामिल होने से ब्रिक्स को बढ़त मिली है, क्योंकि अतीत में ये देश एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, ब्रिक्स बहुपक्षवाद की वर्तमान प्रणाली जहां पश्चिम शक्तियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं में सुधार के एजेंडे को आगे बढ़ाएगा। विस्तार एवं अन्य सुधारों के साथ ब्रिक्स के समक्ष उभरती चुनौतियां देखें तो विस्तार और अन्य सुधार की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
तो एक तो मूल उद्देश्य का कमज़ोर होना, जैसे ब्रिक्स का तेज़ी से विस्तार समूह के मूल उद्देश्य को कमज़ोर कर सकता है, विशेषकर तब जब यह अनुभव किया जाने लगा कि चीन समूह में अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। चीन कारक कई देशों का मानना है कि ब्रिक्स का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में चीन के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए एक राजनीतिक कूटनीति है। भारत के हितों को प्रतिसंतुलित करना, जैसे जैसे ब्रिक्स एक आर्थिक समूह से बढ़कर अधिक कूटनीतिक और राजनीतिक समूह बनता जा रहा है, भारत के लिए क्वाड, शंघाई सहयोग संगठन और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के साथ संतुलन बनाना अधिक कठिन हो सकता है। भू राजनीतिक आयाम ऐसी संभावना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण ब्रिक्स समूह के एक अलग देशों के साथ बीच भी तनाव बढ़ सकता है। इसके कारण सार्क की तरफ ब्रिक्स का भी संचालन मुश्किल हो सकता है। मिस्र और इथियोपिया के बीच नील नदी के प्रबंधन को लेकर विवाद है, मिस्र और इथियोपिया के बीच, ठीक है। हालांकि चीन की मध्यस्थता वाले एक समझौते से तनाव कम हुआ है, लेकिन फिर भी सऊदी अरब और ईरान के मध्य पूर्व में क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्वी बने हुए हैं। इसके अलावा सदस्यता हेतु स्पष्ट मानदंड नहीं है। ब्रिक्स की सदस्यता हेतु स्पष्ट रूप से परिभाषित मानदंड सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार में कठिनाइयां हैं, जैसे ईरान पर लगे प्रतिबंधों के कारण ब्रिक्स के सदस्यों के बीच व्यापार को बढ़ाना और कठिन हो सकता है। ज्ञातव्य है कि रूस और ईरान दोनों अब स्विफ्ट प्रणाली से बाहर हैं। इसके अलावा देखें तो लघु पक्षवाद, मिनीलेटरलिज्म को बढ़ावा देखें तो ब्रिक्स समूह के विस्तार के साथ हम लघु पक्षवाद, मिनीलेटरलिज्म की एक नई लहर देख रहे हैं। लघु पक्षवाद, मिनीलेटरलिज्म राजनयिक सहभागिता की एक शैली है जो समाज विचारधारा वाले राष्ट्रों के छोटे और मध्यम आकार के गठबंधन को प्रमुखता देती हैं। लघु पक्षवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक अवधारणा है। इसमें समस्याओं से निपटने या पारस्परिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करने वाले राष्ट्रों के छोटे समूह एक साथ आते हैं। लघु पक्षवाद के साथ एक समस्या यह है कि इससे वैश्विक सामूहिक कार्रवाई के साधनों और अधिक नष्ट होने का खतरा बढ़ सकता है। वैश्विक सामूहिक कार्रवाई के साधनों, यह वैश्विक सामूहिक कार्रवाई वर्तमान में मानवता के समक्ष विद्यमान व्यापक खतरों से निपटने हेतु अत्यंत आवश्यक हैं। तो ये सब चुनौतियां इनके सामने है ही। इसके अलावा अब ऐसे में भारत को इन घटनाक्रमों पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, तो भारत को इन घटनाक्रमों में कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? संतुलन स्थापित करना चाहिए। भारत को पश्चिम शक्तियों, विशेषकर अमेरिका के साथ अपने संबंधों को रणनीतिक रूप से संतुलित करने की आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि विस्तारित ब्रिक्स में ईरान भी शामिल हो गया है, जो अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित हैं। हालांकि विस्तार भारतीय हितों को और आगे बढ़ा सकता है। इसके अलावा ब्रिक्स समूह के विस्तार से भारत उन देशों के समूह के साथ अधिक संलग्न हो सकेगा जिनके साथ वह संबंधों का विस्तार करने का इच्छुक हैं। दूसरा, चीनी प्रभाव को प्रतिसंतुलित करना। इससे भारत की प्रतिक्रिया के रूप में ऐसे हो सकता है। भारत को अपने आर्थिक, कूटनीतिक और रूस, ईरान के साथ अपने संबंधों को जरिए ब्रिक्स समूह में चीन के रणनीतिक प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने की आवश्यकता है। ब्रिक्स के माध्यम से ग्लोबल साउथ के साथ जुड़ाव। ब्रिक्स के विस्तार से भारत का बढ़ता प्रभाव और ग्लोबल साउथ की समस्याओं पर सहयोग का अतिरिक्त अवसर प्राप्त होना। भारतीय भुगतान प्रणालियाँ भारत को भारतीय भुगतान तंत्र एवं प्रणालियों के माध्यम से भारतीय तंत्र प्रणालियों के माध्यम से सदस्य देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं में ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार को संस्थागत बनाने पर जोर देना चाहिए। यह अप्रत्यक्ष रूप से रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के विचार को भी प्रोत्साहित करेगा। ऊर्जा सुरक्षा। ब्रिक्स में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसी प्रमुख तेल उत्पादक मध्य पूर्वी शक्तियों के शामिल होने से भारत के लिए ऊर्जा विविधीकरण और बेहतर ऊर्जा मूल्य निर्धारण के अवसर बढ़ सकते हैं। सदस्यता संबंधी मानदंड को परिभाषित करना। ब्रिक्स की सदस्यता के लिए स्पष्ट मानदंड निर्धारित करने से ब्रिक्स के भावी सदस्यों के संबंध में भारत की चिंताओं को कम करने के लिए मदद मिलेगी।
ऐसे में निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है कि ब्रिक्स एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का पक्षधर हैं जो न्याय संगत है और अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों पर आधारित हैं। हमारी तीसरी खबर है केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं मालाबार क्या है? केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं, मालाबार नॉट जस्ट एन एक्सरसाइज। सुर्खियों में क्यों है मालाबार और क्या सैन्य अभ्यास हुआ और क्यों इस तरह की बात की जा रही है कि सैन्य अभ्यास मात्र नहीं है? भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार सिडनी प्रशांत महासागर के तट पर मालाबार नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया। भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार सिडनी प्रशांत महासागर के तट पर सिडनी के तट पर मालाबार नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया और इस अभ्यास का नाम है मालाबार। ठीक है, अभ्यास का नाम क्या है? मालाबार। क्वाड के संयोजन में आयोजित इस सैन्य अभ्यास का इतिहास देखें। देखिए, भारत, जापान, संयुक्त राज्य और अमेरिका ये एक क्वाड है। ठीक है, इस क्वाड ने पहली बार जो है ये सिडनी के तट पर ये अभ्यास किया है। इससे पहले ये हिंद महासागर में आयोजित किया जाता था। तो पहली बार जाकर के प्रशांत महासागर में जो सिडनी है, ऑस्ट्रेलिया में शायद ये हुआ होगा, तो वहाँ पर ये हुआ है। क्वाड के संयोजन में आयोजित इस सैन्य अभ्यास का इतिहास देखें तो 1992 मालाबार नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत 1992 में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में हुई थी 1992 में। ठीक है, 2007 में पहली बार इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर भी शामिल हुए थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुए, जापान भी, और साथ में सिंगापुर भी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया और जापान अभी भी है, सिंगापुर शायद उसका सदस्य अब नहीं रहा है। तो इसी वर्ष अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत क्वाड 1.0 चतुर्पक्षीय सुरक्षा वार्ता में एकजुट हुए। ठीक है, तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये क्वाड 1.0 चतुर्पक्षीय सुरक्षा वार्ता में एकजुट हुए। 2008 में क्वाड 1.0 पर चीन के विरोध के कारण ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद जापान इस सैन्य अभ्यास तथा क्वाड से बाहर हो गए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद जापान इस सैन्य अभ्यास क्वाड से बाहर हो गए। देखिए, क्वाड 2015 में जापान मालाबार अभ्यास से स्थायी भागीदार बना, 2015 से जापान, और 2020 क्वाड के पुनरुद्धार क्वाड 2.0 के बाद ऑस्ट्रेलिया इसमें फिर से शामिल हो गया। चीन कारक क्वाड 1.0 की असफलता का महत्वपूर्ण कारक था। ठीक है, हालांकि एक दशक बाद ही चीन कारक व उत्तरी ध्रुव बनता जा रहा है, जिसके चारों ओर क्वाड 2.0 विकसित होने का प्रयास कर रहा है। यानी कि चीन कारक वह धुरी बनता जा रहा है जिसके चारों ओर क्वाड 2.0 विकसित होने का प्रयास कर रहा है। 2007 के बाद से निम्नलिखित कारकों ने क्वाड की चीन विरोधी विचारधारा को और अधिक प्रोत्साहित किया है। तो वो है भूमि व समुद्री विवादों के माध्यम से चीन का बढ़ता प्रभुत्व, इसकी वन बेल्ट वन रोड पहल को लेकर संदेहास्पद दृष्टिकोण, OBOR से संबंधित ऋण जाल कूटनीति, इसकी वन बेल्ट वन रोड पहल से लेकर संदेहास्पद दृष्टिकोण। वन रोड, देखिए वन बेल्ट यानी कि OB और वन रोड यानी OR, तो OBOR वन बेल्ट वन रोड से संबंधित ऋण जाल कूटनीति। 2007 के बाद से निम्नलिखित कारकों ने क्वाड की चीन विरोधी विचारधारा को और अधिक प्रोत्साहित किया। कैसे? देखिए, भूमि व समुद्री विवादों के माध्यम से चीन का बढ़ता प्रभुत्व, इसके अलावा इसकी वन बेल्ट वन रोड पहल को लेकर संदेहास्पद दृष्टिकोण, इसके अलावा देखें तो वन बेल्ट वन रोड से संबंधित ऋण जाल कूटनीति, ये सब। मालाबार अभ्यास और संबंधित घटनाओं का भू राजनीतिक महत्व, राजनीतिक अभिसरण देखें। इस नौसैन्य अभ्यास को मालाबार तट से बंगाल की खाड़ी की ओर स्थानांतरित करना तथा पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में बीच बार बार से
अभ्यास आयोजित करना हिंद प्रशांत में प्रतिभागियों के बीच एक रणनीतिक अभिसरण का संकेत देता है। दूसरा इसका भू राजनीतिक महत्व इसका मालाबार अभ्यास का है शक्ति संतुलन। वन बेल्ट वन रोड लॉजिस्टिक्स बेस ऋण जाल कूटनीति के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बिगाड़ रही है। यह सैन्य अभ्यास शक्ति संतुलन को विस्तृत प्रशांत क्षेत्र की ओर झुकाता है। साथ ही कुछ मायनों में यह चीन की बढ़ती शक्ति के खिलाफ प्रतिक्रिया में एक महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास के रूप में भी कार्य करता है। इसके अलावा देखें हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक सामान्य स्थिरता ये भी इसका महत्व है। क्वाड और मालाबार अभ्यास को इस स्थायी हिंद प्रशांत गठबंधन के रूप में निर्माण की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। वैश्विक हितों की रक्षा भी इसका महत्व है। तो वैश्विक हितों की रक्षा में इसका महत्व ये है कि हिंद प्रशांत में अमेरिकी प्रभाव को कमज़ोर होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ती अस्थिरता से ग्लोबल कॉमन्स पर्यावरण बाह्य अंतरिक्ष आदि की सुरक्षा के समक्ष एक महत्वपूर्ण मुद्दा प्रकट हो गया है। क्वाड और मालाबार इस संबंध में मदद कर सकते हैं। नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था क्वाड देशों ने कानून के शासन अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में पोत परिवहन की स्वतंत्रता और सभी राष्ट्रों की क्षेत्रीय अखंडता व संप्रभुता को आवश्यक रूप से बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धताएं व्यक्त की है अभी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। विश्व और सैन्य सहयोग स्थापित करना हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी प्रमुख शक्तियों के बीच नौसैनिक सहयोग को सीमित सफलता मिली है। साथ ही उनके बीच प्रतिस्पर्धी हितों के कारण राजनीतिक अविश्वास का स्तर अभी भी काफ़ी अधिक बना हुआ है। मालाबार सैन्य अभ्यास इस मुद्दे का समाधान करने के लिए की गई अन्य पहलों में से एक है। अब देखिए विश्वास और सैन्य सहयोग स्थापित करना जैसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख शक्तियों के बीच में नौसैनिक सहयोग को सीमित सफलता मिली है। साथ ही उनके बीच प्रतिस्पर्धी हितों के कारण रणनीतिक अविश्वास का स्तर अभी भी काफ़ी बना हुआ है। मालाबार सैन्य अभ्यास इस मुद्दे का समाधान करने के लिए की गई अन्य पहलों में से एक है। ऐसी पहले हैं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, हिंद महासागर यानी हिंद ओशियन रिम एसोसिएशन IORA और हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी हिंद ओशियन नेवल संगोष्ठी को क्या कह सकते हैं जो भी खैर। तो ये हो गया IONS IONS। अब भारत के लिए इन घटनाओं का महत्व समझते हैं। देखिए भारत के लिए इन घटनाओं का महत्व क्या है। मजबूत समुद्री व्यवस्था का विकास, एक अनुकूल समुद्री व्यवस्था को नौसैनिक शक्ति क्षमताओं द्वारा रेखांकित करने की आवश्यकता है। एक अनुकूल समुद्री व्यवस्था को नौसैनिक शक्ति क्षमताओं द्वारा रेखांकित करने की आवश्यकता है। इसमें समुद्री नियंत्रण और समुद्री अवरोध, समुद्री नियंत्रण, विमान वाहक, सतह पोत और समुद्री अवरोध, पनडुब्बी, जल के नीचे ड्रोन इत्यादि क्षमताएं शामिल हैं। मालाबार अभ्यास उपयुक्त क्षमताओं में और वृद्धि करने में मदद करता है। साथ ही समुद्री वाणिज्यिक यातायात के लिए पोत परिवहन मार्गों की सुरक्षा करता है और नौवैन चेक पॉइंट्स पर नियंत्रण प्रदान करता है। राष्ट्रीय सैन्य क्षमताएं हालांकि क्वाड के वर्तमान उद्देश्य किसी भी सैन्य सहयोग में आधारभूत बने रहेंगे, लेकिन इसके सदस्यों को चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए एक दूसरे की आर्थिक, तकनीकी व सैन्य क्षमताओं के निर्माण हेतु सक्रिय रूप से सहयोग करना चाहिए। भारत की सागर SAGAR नीति को मजबूत करना, सागर यानी कि क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, सिक्योरिटी, देखिए सिक्योरिटीज एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। पहल देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के साथ साथ इन क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत की सागर, ठीक है। आर्थिक महत्व देखिए ये महत्वपूर्ण है। इस प्रकार सैन्य अभ्यास नीति के समक्ष बनाने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सूचना साझा करना, खोज एवं बचाव के मामले में क्षमता बढ़ाना इत्यादि। आर्थिक महत्व है, जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है वैसे वैसे इसके व्यापक समुद्री हितों में भी वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है वैसे वैसे व्यापक समुद्री हितों में भी वृद्धि हो रही है। इस प्रकार अब भारत द्वारा निकटवर्ती समुद्री क्षेत्र में आगे बढ़ने की आवश्यकता प्रकट होने लगी है।
जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका पर्याप्त पूंजी एवं आर्थिक गलियारा आर्थिक सहायता के लिए तत्पर दिखाई पड़ते हैं। निष्कर्ष देखें तो सतही तौर पर मालाबार अभ्यास केवल भारत की समुद्री चिंताओं का समाधान करता हुआ प्रतीत होता है, किंतु मालाबार सैन्य अभ्यास श्रृंखला के विकास को भू राजनीति के हिंद प्रशांत क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होने के मापक के रूप में भी देखा जा सकता है। हमारी अगली खबर जो सुर्खी है वो खबर है वो है वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं, ग्लोबल वैल्यू चेन, जीवीसी। ग्लोबल वैल्यू चेन क्या है, सुर्खियों में क्यों है? भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 देशों के व्यापार और निवेश मंत्रियों ने वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं यानी कि ग्लोबल वैल्यू चेन की पहचान करने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही G20 जेनेरिक फ्रेमवर्क फॉर मैपिंग जीवीसी, जेनेरिक फ्रेमवर्क फॉर मैपिंग ग्लोबल वैल्यू चेन जीवीसी को अपनाया है। क्या है जीवीसी? परिभाषा है, जीवीसी में जटिल उत्पादन नेटवर्क शामिल होते हैं। ये नेटवर्क लागत अनुकूलन और उत्पादन दक्षता प्राप्त करने में कई फर्मों एवं देशों में विस्तृत होते हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अलग। पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में केवल दो देश, एक निर्यातक देश एक आयातक देश शामिल होते हैं। इसके विपरीत जीवीसी आधारित व्यापार में कई देशों की सीमाओं को पार करना पड़ता है। जीवीसी में भागीदारी, इसके तहत देश बैकवर्ड या फॉरवर्ड लिंकेज में शामिल होकर जीवीसी में भाग ले सकते हैं। बैकवर्ड जीवीसी भागीदारी तभी होती है जब कोई देश घरेलू उत्पादन के लिए दूसरे देश से प्राप्त इनपुट का उपयोग करता है। फॉरवर्ड जीवीसी भागीदारी तभी प्राप्त होती है जब कोई देश इनपुट की आपूर्ति करता है और जिसका उपयोग दूसरे देश में उत्पादन के लिए किया जाता है। जीवीसी का वर्तमान वितरण। एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ देशों ने पिछले 30 वर्षों में जीवीसी के विस्तार को बढ़ावा दिया है। यूरोप क्षेत्रीय रूप से सर्वाधिक एकीकृत देश है, एकीकृत क्षेत्र हैं। यूरोप जो है क्षेत्रीय रूप से सर्वाधिक एकीकृत क्षेत्र हैं। इसमें वैश्विक संपर्कों की तुलना में क्षेत्रीय संबंध 4 गुना अधिक सघन हैं। दक्षिणी एशिया, मध्य पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका सबसे कम एकीकृत क्षेत्र हैं। दक्षिणी एशिया भी, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व का अफ्रीका भी और उत्तरी अफ्रीका भी सबसे कम एकीकृत देश हैं। अब जीवीसी के लिए भागीदारी के निर्धारक देखिए। जीवीसी में भागीदारी के निर्धारक बताता हूँ मैं, 5 निर्धारक इसके हैं जीवीसी में भागीदारी के। जीवीसी यानी कि ग्लोबल वैल्यू चेन। तो ग्लोबल वैल्यू चेन में भागीदारी के 5 निर्धारक हैं। एक तो बाजार का आकार, बाजार कितना बड़ा उससे भी निर्धारित होता है। इसके अलावा देखिए भौगोलिक क्षेत्र और कनेक्टिविटी। इसके अलावा संस्थाओं की गुणवत्ता भी इसमें निर्धारित करती हैं। इसके अलावा व्यापार समझौते भी एक निर्धारक का काम करते हैं जीवीसी में भागीदारी में। इसके अलावा सहायक कारक जैसे श्रम पूंजी संसाधन जैसे सहायक कारक भी जीवीसी में भागीदारी के निर्धारक हैं। तो ये है जीवीसी। जीवीसी के बारे में और अगर जानें तो ध्यान दीजिएगा, जीवीसी का वर्तमान वितरण एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ देशों अब देखिए देशों के लिए जीवीसी में भागीदारी का महत्व क्या है, क्यों जीवीसी में देश भागीदारी करना चाहेंगे। तो इसका महत्व यह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भागीदारी से आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। एक तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में भागीदारी से आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा, ठीक बात है, अच्छी बात है। दूसरा, देश मूल्य श्रृंखला के विशिष्ट चरणों के लिए विशेष उद्योग स्थापित कर सकते हैं। देश क्या है, मूल्य श्रृंखला के विशिष्ट चरणों के लिए किसी विशिष्ट क्षेत्र या उत्पाद के एक भाग के मामले में इकोनॉमी ऑफ स्केल, उत्पादन में वृद्धि के साथ लागत में कमी हासिल करने में मदद मिलेगी। जीवीसी में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और ज्ञान साझा करने के अवसर प्राप्त होते हैं। जीवीसी आर्थिक प्रणालियों को सुव्यवस्थित करके समावेशी और संधारणीय समृद्धि को बढ़ावा दे सकते हैं। शमन उपायों के मानकीकरण के साथ साथ पर्यावरणीय प्रभाव संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में वितरित रहते हैं। जीवीसी भागीदारी से संबंधित जोखिम और चुनौतियाँ। जीवीसी भागीदारी से संबंधित चुनौतियाँ और जोखिम क्या है। पहली, आर्थिक अंतराल। इससे अलग अलग देशों के बीच आर्थिक अंतराल बढ़ने का जोखिम उत्पन्न हो सकता है। इसका कारण यह है कि जीवीसी भागीदारी से होने वाला लाभ सभी देशों के भीतर और उनके मध्य समान रूप से वितरित नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए जीवीसी में भाग लेने वाले कुछ विकासशील देश लंबे समय से स्वयं को कम मूल्य वर्धित लो वैल्यू एडेड गतिविधियों यानी कि LVA गतिविधियों तक सीमित अनुभव कर सकते हैं।
जीवीसी में जोखिम और चुनौतियां अगली है बाह्य आघातों का जोखिम। जीवीसी में भागीदारी से स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम बढ़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि इन बाह्य आघातों से निपटने के लिए उनके पास पर्याप्त क्षमता हो। हालिया उदाहरणों से पता लगता है कि जीवीसी की बढ़ती यानी कि ग्लोबल वैल्यू चेन की बढ़ती जटिलता से निर्भरता में वृद्धि हो रही है, ठीक है, और साथ ही व्यवधानों से जुड़ी सुभेद्यताओं को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसके अलावा अगली जो इसमें चुनौती है वो है मुद्रास्फीति लिंकेज। ग्लोबल वैल्यू चैन मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसका अर्थ है कि मुद्रास्फीति के किसी देश से उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यापारिक भागीदारों तक फैलने की संभावना होती है। जीवीसी भागीदारी के बीच अंतराल। जीवीसी भागीदारी के मामले में विकासशील और विकसित देशों की क्षमता के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर मौजूद है। जीवीसी में भागीदारी आंशिक रूप से वैश्विक उत्पादन को आकर्षित करने के लिए देशों की क्षमता पर निर्भर करती हैं। इसमें विदेशी उद्यमों और घरेलू कंपनियों, विशेष रूप से एमएसएमईज के बीच संबंधों को प्रोत्साहित करना और उनमें तेजी लाना शामिल है। एमएसएमई से संबंधित चुनौतियाँ। दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को कई महत्वपूर्ण बातों का सामना करना पड़ता है। इसमें बाजार में वैश्विक फर्मों का प्रवेश तथा संबद्ध प्रतिस्पर्धा का होना। अब हम समझेंगे G20 जेनरिक फ्रेमवर्क फॉर मैपिंग जीवीसी ये क्या है। देखिए, निम्नलिखित 4 खंडों पर आधारित एक स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी जेनरिक फ्रेमवर्क है। निम्नलिखित 4 खंड इसमें शामिल है। एक तो डेटा, दूसरा विश्लेषण, तीसरा प्रतिनिधित्व, और अब देखिए समझ लेते कि पहला है डेटा। ग्लोबल वैल्यू चेन रेसिलियंस फ्रेमवर्क समय पर उच्च गुणवत्ता वाले क्षेत्रीय डेटा एकत्र करने और स्वेच्छा से फर्म स्तरीय डेटा प्रदान करने पर आधारित होना चाहिए। जीवीसी की जटिलता के कारण मॉडल्स और संकेतकों के उपयोग की आवश्यकता होती है, जो ऐसे जीवीसी डेटा से महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। प्रतिनिधित्व की बात करें तो जीवीसी रेजिलियंस फ्रेमवर्क में उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। ये उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से डेटा का विश्लेषण करके अंतर्निहित पैटर्न उपलब्ध कराते हैं। इन निर्माण खंडों को शामिल करके G20 जेनरिक फ्रेमवर्क जीवीसी रेजिलियंस के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रकों और उत्पादों की विशिष्ट पहचान करने में मदद कर सकता है। जीवीसी में भागीदारी के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। विश्वास का निर्माण। विश्वास ही मजबूत और अनुकूल योग्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की कुंजी है। गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा व्यापारिक साझेदारों के बीच इस भरोसे को बढ़ावा देता है, उपभोक्ता मांगों को पूरा करता है तथा निजी क्षेत्र के लिए सहयोग को सुविधाजनक बताता है। तो जीवीसी में भागीदारी के लिए रणनीति ये होनी चाहिए कि विश्वास का निर्माण किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए गुणवत्तापूर्ण भौतिक और डिजिटल लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को सुनिश्चित करने के लिए लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की घरेलू निगरानी को बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा, अंतर संचालनीयता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये भागीदारी का महत्व हो सकता है, रणनीति हो सकती है। अलग अलग देशों के बीच मानकों और प्रोटोकॉल की अंतर संचालनीयता के लिए आवश्यक है कि आप आपूर्ति श्रृंखलाओं को ठीक से संचालित करने के लिए अनुमति दी जाए। ये मानक सुरक्षा, गुणवत्ता और क्षमता के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों को समाहित करते हैं। तीसरा, सुभेद्यताओं की पहचान करना। ग्लोबल वैल्यू चेन के भीतर छिपी सुभेद्यताओं की पहचान करना और बाह्य आघातों के प्रभाव को कम करने के लिए लोचशील रणनीतियाँ विकसित करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन यानी कि PLI योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उद्योगों को क्षमताओं का विकास करना चाहिए। इसके अलावा स्पष्ट कानूनी फ्रेमवर्क, पारदर्शिता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क स्थापित करने की सुविधा प्रदान करना, तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखना। इसके अलावा अनुबंध प्रवर्तन को मजबूत करना, बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करना और मानक व्यवस्थाओं में सुधार करना। निवेश को बढ़ावा देना। संधारणीय और समावेशी जीवीसी के लिए निवेश की आवश्यकता होती है। पूंजी का सतत प्रवाह देशों के मध्य आर्थिक संबंधों को बल देता है। इससे जीवीसी में प्रभावी ढंग से एकीकृत करता है। वैश्विक व्यापार में MSMEs को एकीकृत करना, विशेष रूप से विकासशील देशों में MSMEs मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
हालांकि अक्सर उनके पास लक्षित बाजारों के कुछ प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी होती है। अब हमें समझनी चाहिए संक्षिप्त सुर्खियाँ न्यूज़ इन शॉर्ट्स में पहली हैं G20 देशों के डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक से संबंधित आउटकम दस्तावेज, आउटकम डॉक्यूमेंट ऑफ G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीटिंग। आउटकम दस्तावेज की मुख्य विशेषताओं पर नज़र डालें तो इसमें एक तो प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों की बात की गई है, उनके लिए घोषित या अपनाई गई पहलों की भी बात हम करेंगे अभी। तो पहला जो प्राथमिकता वाला क्षेत्र है वो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए जो अपनाई गई या घोषित की गई पहलें हैं वो कौन सी हैं? DPI यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रणालियों के लिए G20 के फ्रेमवर्क। यह डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के विकास, उपयोग, गवर्नेंस के लिए एक स्वैच्छिक व सुझाया गया फ्रेमवर्क है। DPI का तात्पर्य डिजिटल बिल्डिंग्स ब्लॉक्स के एक सेट्स हैं जैसे एप्लीकेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म्स। ये इंटरऑपरेबल ओपन स्टैंडर्ड या स्पेसिफिकेशन द्वारा संचालित होते हैं। भारत में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले DPI डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सामूहिक रूप से इंडिया स्टैक के नाम से जाना जाता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था में सुरक्षा। डिजिटल अर्थव्यवस्था में रक्षा, सुरक्षा, लचीलापन और विकास को बढ़ावा देने में व्यवसायों की सहायता करने के लिए G20 उच्च स्तरीय सिद्धांत HLP, ठीक है, हाई लेवल प्रिंसिपल HLP, डिजिटल अर्थव्यवस्था में सुरक्षा के लिए HLP, तो इन्हें G20 के सदस्य देशों द्वारा विकसित और कार्यान्वित पद्धतियों, रणनीतियों और साधनों से उपयोग में लिया जाता है। बच्चों और युवाओं की साइबर शिक्षा और साइबर जागरूकता से संबंधित G20 टूल किट। इसका उद्देश्य बच्चों की निजता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना, बच्चों की गरिमा को बनाए रखना और उनके अधिकारों का सम्मान सुरक्षा करना जो है ये सब शामिल हैं। तो एक तो डिजिटल अर्थव्यवस्था में रक्षा, सुरक्षा और लचीलापन, विश्वास को बढ़ावा देने के लिए व्यवसायों की सहायता करने के लिए G20 उच्च स्तरीय सिद्धांत, तो हाई लेवल प्रिंसिपल जो हैं। डिजिटल इकॉनमी जो है, डिजिटल इकॉनमी में इसकी एक तो रक्षा की बात की गई है, सुरक्षा की बात की गई है और लचीलापन और विश्वास को बढ़ावा देने के लिए और भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। डिजिटल स्किलिंग। डिजिटल अप स्किलिंग और री स्किलिंग कार्यक्रमों को डिज़ाइन करके एवं पेश करने के लिए G20 टूल किट। इसका उद्देश्य भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के निर्माण की दिशा में रणनीतियों का बेहतर आकलन करने और सुधार करने में मदद करना है। डिजिटल कौशलों की सीमा पारीय तुलना सुविधा के लिए G20 रोड मैप। ये नौकरी की भूमिकाओं, डिजिटल कौशल और संबंधित क्रेडेंशियल पर एक आम सहमति बनाने पर लक्षित हैं। बिजनेस 20 या B20 शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ये अगली हमारी खबर है। तो बिजनेस 20 क्या है? देखिए, इस शिखर सम्मेलन का शीर्षक है RAISE, रेज। R का मतलब है रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायित्व। A का मतलब है एक्सेलरेटेड, त्वरित। I का मतलब है इनोवेटिव यानी नवोन्मेषी। S का मतलब है सस्टेनेबल यानी संधारणीय और E का मतलब है इक्विटेबल यानी न्याय संगत व्यवसाय, बिजनेस। तो यहाँ पर RAI इस टाइटल का जो शीर्षक जो है न्यू दिल्ली बिजनेस B20 या बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसका जो टाइटल है, जो शीर्षक है वो रेज। R मतलब रिस्पॉन्सिबल, A एक्सेलरेटेड, I इनोवेटिव, S मतलब सस्टेनेबल और E का मतलब इक्विटेबल बिजनेस। B20 यानी कि बिजनेस 20 की स्थापना 2010 में वैश्विक बाजार समुदाय के साथ आधिकारिक G20 संवाद मंच के रूप में की गई थी। ये दुनिया भर में नीति निर्माताओं, व्यापारिक दिग्गजों और विशेषज्ञों को B20 इंडिया कम्युनिकेशन पर विचार विमर्श व चर्चा करने के लिए आमंत्रित करता है। मुख्य सिफारिशें, नीतिगत कार्रवाइयाँ देखें तो इसमें एक तो वैश्विक आर्थिक व्यापार जो है ये क्षेत्र है। इसमें प्रमुख कार्रवाइयाँ, नीतिगत कार्रवाइयाँ ये है कि ग्लोबल पब्लिक गुड्स के लिए वित्त उपलब्ध करवाने और HDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के वित्त पोषण अंतराल को समाप्त करने के लिए ग्लोबल SDG एक्सेलरेशन फंड यानी कि GSAF का गठन करना चाहिए। ठीक है, वैश्विक आर्थिक सुधार में GSAF यानी कि ग्लोबल SDG एक्सेलरेशन फंड, तो
SAF को एक वैश्विक बहुधाता कोष के रूप में प्रस्तावित किया जाता है। इसमें G20 के सदस्य देश और GDP के हिसाब से शेष 10 सबसे बड़े देश एक निश्चित पूंजी का आवंटन एवं योगदान करेंगे। लोचशील वैश्विक व्यापार और निवेश के लिए देखिए, लोचशील वैश्विक व्यापार और निवेश के लिए देखें तो समावेशी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं GVC। देखिए अगला क्षेत्र है लोचशील वैश्विक व्यापार और निवेश के लिए समावेशी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं GVC। तो हरित संधारणीय और चक्रीय व्यवसाय मॉडल की ओर से और FDI प्रवाह को सुगम बनाना चाहिए। कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रकों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के साथ अनुकूल अवसरों की पहचान करनी चाहिए। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वित्तीय समावेशन, लघु व्यवसायों को उचित संसाधनों तक पहुंच को सक्षम बनाने के लिए उन्हें इनक्यूबेशन मेंटरशिप सहायता प्रदान करनी चाहिए। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास। डिजिटल साक्षरता के लिए एकीकृत मानक और मापन का निर्धारण करना चाहिए। प्रौद्योगिकी, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास। सीमा पार सहयोग के लिए एक मंच के रूप में वर्चुअल डिजिटल लैब और लाइब्रेरी की स्थापना करनी चाहिए। जल संरक्षण आदि पर ध्यान देने के साथ साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए काउंसिल फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन की स्थापना करनी चाहिए। इसके अलावा देखें कार्य कौशल और गतिशीलता का भविष्य। सार्वभौमिक श्रम सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित करनी चाहिए। यह रोजगार के रुझान, नौकरी संबंधी रिक्तियों आदि पर केंद्रीकृत डेटा प्रदान करेगी। सामंजस्यपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार का विकास करना चाहिए। ये क्षेत्र किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और संसाधन दक्षता। इससे सामंजस्यपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार का विकास करना चाहिए। अगली खबर है हमारी पनामा नहर, पनामा कैनाल क्यों है सुर्खियों में, ध्यान देंगे। सूखे से प्रभावित पनामा नहर में नौ परिवहन बाधित हुआ। ठीक है, तो सूखे से प्रभावित है पनामा नहर, इस वजह से ये सुर्खियों में है। पनामा कैनाल जो है वो कहाँ पर है, जैसा कि आप जानते हैं साउथ अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में है। ठीक है, देखिए पनामा नहर एक मानव निर्मित जलमार्ग है। ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती हैं। तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती हैं पनामा नहर जो है, ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती हैं। एक तरफ जो है अटलांटिक ओशियन है, एक तरफ पैसिफिक ओशियन है, इनको जोड़ती हैं। अब देखिए साउथ अमेरिका में इक्वेटर जो है, इक्वेटर जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं हम, वो दो देशों से गुजरती हैं इक्वेटर। एक तो ये है ब्राज़ील, एक ये कौन सा देश है मैं भूल रहा हूँ, याद नहीं कर पा रहा हूँ। दो ही देश हैं, दो देशों से गुजरती है इक्वेटर। ठीक है, इसको मैं अगर जूम आउट करके बताऊँ ना तो ये दो देशों में ही आपको गुजरती हुई दिखेगी। वैसे इसको दो देशों से ही गुजरना बिल्कुल। तो जो ये पनामा है वो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में विद्यमान है। अब इनके बारे में समझते हैं। पहली बात तो ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि सूख रही हैं। तो मानव निर्मित जल मार्ग ये अटलांटिक प्रशांत महासागर वापस जोड़ती हैं। ये जलयानों को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दूसरे सिरे पर स्थित कैप हॉर्न का चक्कर लगाने वाली लंबी और जोखिम भरी यात्रा से बचाता है। पनामा नहर 170 देशों के लगभग 2000 बंदरगाहों के लिए संपर्क मार्ग उपलब्ध कराती हैं। 170 देशों के लिए 2000 170 देशों के लिए 2000 170 देशों के लिए 2000 बंदरगाहों के लिए संपर्क मार्ग उपलब्ध कराती हैं। पनामा उत्तर और दक्षिण अमेरिका को आपस में जोड़ने वाला एक स्थल डमरू मध्य है। ठीक है, स्थल डमरू मध्य भूमि की एक संकीर्ण पट्टी होती है। यह दो बड़े भूभागों को आपस में जोड़ती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए स्वेज नहर का निर्माण स्थल डमरू मध्य पर किया गया है। इसके विपरीत दो बड़े जल निकायों को आपस में जोड़ने वाला संकीर्ण जल मार्ग जल डमरू मध्य कहलाता है। तो ये स्थल डमरू मध्य यानी कि ये जो है वो है इस्थमस, और स्थल जल डमरू मध्य को हम कहते हैं स्ट्रेट। तो इस्थमस, इसके विपरीत स्ट्रेट जो होता है वो जल डमरू मध्य होता है,
और जल डमरू मध्य दो बड़े जल निकायों को आपस में जोड़ने वाला संकीर्ण जल मार्ग होता है। देखो जल डमरू मध्य जो है संकीर्ण जल मार्ग होता है, और स्थल डमरू मध्य होता है वो एक स्थल का छोटा सा भाग होता है। ठीक है, जल डमरू मध्य जो है जल मार्ग होता है, और जल मार्ग क्या करेगा, दो बड़े जल निकायों को आपस में जोड़ता है। दो बड़े जल निकायों को आपस में जोड़ने वाला संकीर्ण जल मार्ग जो होता है वो होता है जल डमरू मध्य, और दो बड़े भूभागों को जोड़ने वाला संकीर्ण भूभाग जो होता है वो होता है स्थल डमरू मध्य। उदाहरण के लिए स्वेज नहर का निर्माण स्वेज स्थल डमरू मध्य पर किया गया है, जबकि उदाहरण के लिए भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाला जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर जो है इनको जोड़ने वाला जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। वैश्विक व्यापार में जल डमरू मध्य और स्थल डमरू मध्य की भूमिका देखिए। महत्वपूर्ण व्यापार लिंक मतलब वैश्विक व्यापार का लगभग 12% स्वेज नहर से होकर गुजरता है, 12%। इससे समय और लागत की बचत होती है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, ड्राई बल्क कंटेनर आदि के आवागमन में मदद मिलती है। सामाजिक महत्व देखें तो पनामा नहर का महत्व केवल आर्थिक लाभप्रदता की सीमित नहीं है। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमताओं और लॉजिस्टिक्स संबंधी लचीलेपन की सुविधा भी प्रदान करती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सबसे बड़ा लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये है हमारे इसकी बात हो गई है। 170 देशों लगभग 2000 बंदरगाहों को ये संपर्क मार्ग प्रदान करता है। बात करते हैं सुलिना चैनल की। सुलिना चैनल क्या है? सुलिना चैनल डैन्यूब नदी की एक सहायक नदी है। यह यूक्रेन के प्रमुख बंदरगाहों को काला सागर से जोड़ती हैं। चिलिया, सुलिना और सेंट जॉर्ज डैन्यूब डेल्टा में प्रमुख चैनल हैं। इन तीनों में से केवल सुलिना चैनल ही माल परिवहन के लिए पर्याप्त गहरा और चौड़ा है। ठीक है, देखिए सुलिना चैनल डैन्यूब नदी की एक सहायक नदी है। यह यूक्रेन के प्रमुख बंदरगाहों को काला सागर से जोड़ती हैं। चिलिया, सुलिना और सेंट जॉर्ज डैन्यूब डेल्टा के प्रमुख चैनल हैं। डैन्यूब डेल्टा जो है उसके प्रमुख चैनल कौन कौन से हैं? चिलिया, सुलिना और सेंट जॉर्ज। इन तीनों में से जो सुलिना चैनल है वो माल परिवहन के लिए पर्याप्त गहरा और चौड़ा भी है। यह पूरी तरह से रोमानिया के अंतर्गत आता है। रोमानिया उत्तरी अटलांटिक संधि यानी नाटो का सदस्य है। रूस द्वारा काला सागर अनाज समझौते के हटने के बाद डैन्यूब डेल्टा ने यूक्रेन को एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान किया। बात करते हैं द स्पिरिट ऑफ कैप डेविड। द स्पिरिट ऑफ कैप डेविड क्यों है सुर्खियों में, क्या है समझते हैं इसको। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के नेताओं ने द स्पिरिट ऑफ कैप डेविड शीर्षक से एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने, इन तीनों के नेताओं ने द स्पिरिट ऑफ कैप डेविड शीर्षक से एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। शिखर सम्मेलन का आयोजन चीन की बढ़ती शक्ति और उत्तर कोरिया से परमाणु खतरों के सामने एकता प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। ठीक है, तो उत्तर कोरिया जो है उसकी बढ़ती परमाणु खतरों से दक्षिणी कोरिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने साथ आकर के ये बात की है। संयुक्त वक्तव्य के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालें तो संकट के समय एक दूसरे से तुरंत परामर्श करना, वार्षिक बहुक्षेत्रीय त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित करना, लोचशील एवं समावेशी आपूर्ति श्रृंखला संवर्धन राइज, ठीक, और साझेदारी राइज के लिए साझेदारी, इसके अलावा प्रतिवर्ष त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करना। अगली सुर्खी है ईरान में तख्तापलट के 70 साल। वर्ष 1953 में अमेरिका द्वारा प्रायोजित तख्तापलट में ईरान के तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर दिया गया था। यह तख्तापलट सोवियत संघ की ओर से ईरान के झुकाव की ओर कच्चे तेल के ईरानी स्रोत से वंचित हो जाने की अमेरिकी आशंकाओं की वजह से किया गया था। ऐसा माना जाता है कि देश के प्रमुख शिया धर्मगुरु ने इस तख्तापलट का समर्थन किया था। इस तख्तापलट के बाद शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी सत्तारूढ़ हुए थे। इस तख्तापलट ने 1979 की इस्लामिक क्रांति को भी प्रेरित किया। इस क्रांति ने मोहम्मद रज़ा पहलवी शाह को ईरान से भागने के लिए मजबूर कर दिया था। इसके बाद अयातुल्ला रुहुल्लाह खोमेनी ने इस धर्मतंत्र की स्थापना की,
जिसका अब भी देश पर शासन है। अगली खबर है इराटा शुद्धि पत्र जून 2023 मासिक समसामयिकी के टॉपिक 2.1 जून 2023 मासिक समसामयिकी 2.1 भारत यूएस संबंध में एक टाइपोग्राफिक त्रुटि के कारण यह गलत उल्लेख किया गया था कि अमेरिका की राजकीय यात्रा 1969 में की गई थी। शुद्धि पत्र ये हैं, ठीक है। जून 2023 की मासिक समसामयिकी 2.1 भारत यूएस संबंध में एक टाइपोग्राफिक त्रुटि के कारण यह गलत उल्लेख किया गया था कि भारत की राजकीय यात्रा अमेरिका की राजकीय यात्रा 1969 में की गई थी। सही जानकारी यह है कि यूएस ने आधिकारिक तौर पर केवल 2 राजनीतिक नेताओं की मेजबानी की। 1963 में राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन और 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में पहली बार अमेरिका की यात्रा की थी। 1949 से 1969 यहाँ पर गलत हो गया है। तो ये था शुद्धि पत्र, त्रुटि सुधार दी। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, लेकिन अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।